मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्ध वन्दे तद्गुणलब्ध। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अध्याय अपना चल रहा है और तीसरे अध्याय में अधोलोक के वर्णन के बाद में मध्य लोक का वर्णन आचार्य देव कर रहे हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में बीचों बीच में थाली के आकार का जम्बू द्वीप है जो 1,00,000 योजन व्यास वाला है। 1,00,000 योजन का उसका व्यास है और उस जम्बू द्वीप में अनेक क्षेत्र हैं, पर्वत हैं, अनेक रचनाएं हैं। तो वो रचनाएं कैसी हैं, सबको अपना अपना नक्शा जरूर बना के रखना है। जैसी भी आप लोगों की ड्राइंग है, लेकिन थोड़ा मेजरमेंट से बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ मतलब गोला वगैरह जो भी है तो कुछ थोड़ी नाप लेके और एक गोला जम्बू द्वीप का बनाए। फिर उसमें 6 पर्वत, ये अपनी बुक में दिया है। एक तो सामान्य सा, बहुत सामान्य है जो पुस्तक में दिया है। फिर क्या है, थोड़ा अगर आप बीच वाला पेज लेंगे ना या बड़ा पेज लेंगे तो वो उस पे आप बनाएंगे। फिर जो जो जैसे हमने हिमवंत पर्वत की लिखी है तो 100 योजन ऊंचाई, वहीं उसके साथ में लिख सकते हैं 100 योजन ऊंचाई, 25 योजन की नींव है और जो भी उसकी बातें हैं, कलर है। तो वो मतलब उतना हो जाए कि आप उसमें लिख सकें। ऐसा छोटा सा इतना सा बनाएंगे तो उसमें कुछ लिखा ही नहीं जाएगा। वो खुद अपने हाथ से बनाएंगे करेंगे तो समझ में भी आ जाएगी। अभी तो ये है, फिर हम विदेही क्षेत्र की करेंगे अलग से, तो उसमें खुद बनाएंगे खुद करेंगे तो एक बार अपने हाथ से बना लेंगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगी। इसलिए कुछ अभी इस तरह से नक्शे यहाँ बनेंगे, भी 3-4 नक्शे बनेंगे। एक तो पूरा 3 लोक का है, सामान्य रूप से वात वलय और तसनाड़ी वो है। ये जम्बूद्वीप का है, फिर भरत क्षेत्र का आएगा, विजाट पर्वत का आएगा, सुमेरु पर्वत का आएगा। तो नक्शे इसमें बनेंगे भी, तो आप लोग कर सकते हैं ऐसा। तो 6 इसमें कुलाचल पर्वत हैं। क्या नाम है उन 6 पर्वतों के? बोली ललतेश, 6 कुलाचल पर्वतों के नाम। आवाज बंद है आपकी। बता रहे हैं, आवाज बंद है आपकी। चलिए रश्मि जी आप बोलिए। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। ये एक है 6 कुलाचल पर्वत हैं और ये उनकी ऊंचाई आगे आगे पर्वतों की पहले के 3 की दुगनी दुगनी होती जा रही है। फिर बाद के जो 3 है वो वापस आधे आधे होते जा रहे हैं। 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, 400 योजन, 200 योजन, 100 योजन, इस तरह से इनकी ऊंचाई है। और इन 6 पर्वतों के कारण वो पूरा जम्बूद्वीप कितने क्षेत्रों में विभाजित हो गया है? 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। उन 7 क्षेत्रों के नाम क्या हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। बढ़िया, बोलिए।
भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत और ऐरावत। बोलिए। भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक ऐरावत नहीं, हिरण्यवत और ऊपर ऐरावत। ऐरावत, ठीक है। ये 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। कुल कितनी चीजें हो गई हैं? ये 7 और 6 13 हो गई हैं टोटल। कल हमने थोड़ा सा भरत क्षेत्र का देखा था, भरत क्षेत्र की किस तरह की रचना है। पर दोस्तों हम सूत्रों के आधार पर ही चल लेते हैं, तो सूत्र भी होते जाएंगे। तो इसके बाद पहले फिर उसको पूरा करेंगे अभी हम आगे। यहाँ 6 कुलाचलों की रचना हमने देखी है। पर्वतों पर क्या है? हिमवन आदि पर्वतों पर हमने कूट देखे थे। प्रत्येक पर्वत पर कूट बनी हुई है। और हिमवन पर्वत पर कितनी है? हिमवन पर्वत पर कूट, हिमवन पर्वत पर 11, फिर महाहिमवन पर 8, और फिर निषद पर 9। 11, 8, 9, फिर 9, 8, 11, इस तरह से कूट है। इसके अलावा उस हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत पर क्या है कि उन पर्वतों पर सरोवर है। ठीक है, तो पर्वत पर सरोवर कैसे होंगे? पर्वत तो ऐसे होते हैं, तो हमने देख लिया ये पर्वत ऐसे नहीं है। ये पर्वत कैसे हैं? ऐसे हैं। यहाँ ऊपर से भी फ्लैट हैं, तो ऊपर से इनकी चौड़ाई कितनी होगी कि जितने नीचे चौड़े हैं उतने ही ऊपर चौड़े हैं। रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, तो इनकी चौड़ाई कितनी है तो वो हमने ड्रॉप कर रखी थी, लेकिन पहले वो चौड़ाई हम देख लेते हैं। पूरा जम्बू द्वीप है वो 1,00,000 योजन का है। ठीक है, कल हमने ऐसे लंबाई में देखा था, क्योंकि हमको ये पर्वत और क्षेत्र ऐसे लंबाई में देखने होते हैं, तो वो लंबाई में हमने देखा था। ये जम्बू द्वीप है और 13 चीजें हैं, 6 पर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। ठीक है, और कल हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जो भरत क्षेत्र है वो जम्बू द्वीप का कितनेवां हिस्सा है? भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का कितनेवां हिस्सा है? 190। 190वां। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः, ये सूत्र कल हमने देखा था। तो पूरा ये जो जम्बूद्वीप यहाँ से यहाँ तक है वो 1,00,000 योजन का है, और उसका 190वां हिस्सा हमने निकाला था, तो कितना आया था? 526 सही 6/19। ठीक है, 526 सही 6/19 योजन। ये भरत क्षेत्र की ये वाली जो डेप्थ, ये भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र की ये, यानी ये पूरा 1,00,000 है, तो 1,00,000 में से 526, अभी 6/19 को अपन बोलने में वो रखेंगे गौण, तो 1,00,000 में से 526 है ये भरत क्षेत्र। अब इसके आगे जो पर्वत है वो है इससे दुगना, तो 526 का दुगना करो। 526 सही 6/19 का दुगना करना है अपने को तो एक्चुअल में पूरा, तो करते जाना आप लोग। कर एक आध कर लीजिए, 526 का करिए और पूरा एक्चुअल में जो कर पाएंगे अंकल करके बताएंगे। 526 सही 6/19 का दुगना। बाकी लोग तो 526 का ही कर ले तो ठीक है। हाँ बोलिए, आयुषी भी कर लेंगे। 1,052 और 12/19। हाँ, 1,052 सही 12/19 ये आएगा। आगे जो अपना हिमवन पर्वत है उसकी चौड़ाई 1,052 12/19 योजन। ठीक है, इसका दुगना करना है। 526 का दुगना 1,052, फिर उसका दुगना। देखो आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है कॉपी में। यहाँ लिखेंगे 6 पर्वत, 6 ऐसे,
अब ये कितने बने? ये 5 ही बने, 6 बना लीजिएगा। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। ठीक है। फिर उसकी एक में लिखेंगे 100 योजन, 200 योजन, 400 योजन, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है ना। फिर उसकी नींव 25, 50, 100, 50, 25। फिर कलर, ऐसा करके। तो उसकी चौड़ाई, अभी मैं केवल यहाँ चौड़ाई बता रही हूँ आपको। तो वो आपको एक ही जगह सब चीजें हो जाएगी, तो अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हिमवन महाहिमवन है। अभी अपन को भरा, अपन सातों को लिख रहे हैं। तो यहाँ हिमवन पर्वत की आ गई। भरत क्षेत्र की है 526 सही 6/19। अब हिमवन पर्वत की चौड़ाई कितनी है? 1052 12/19। ठीक है। अब इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? बोली विनीता आंटी। हाँ जी, अहमवत क्षेत्र। हेमवत क्षेत्र। वो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 2105 सही 5/19। 2105 सही 5/19। 5/19। ठीक है। आप लोग मिलाते जाइएगा भाई। अंकल आप बताते जाइएगा। मतलब आपस में क्रॉस चेक कर लें सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है। ये इसका दुगना ये। चौड़ाई समझ में आ रही है? चौड़ाई कौन सी बता रहे हैं? ये जो जम्बू द्वीप था, इसमें ये भरत, फिर ये है हिमवन, फिर ये हेमवत क्षेत्र, तो ये वाली चौड़ाई। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं देख रहे हैं विस्तार। ऐसा विस्तार अलग अलग आएगा सबका, वो अलग आएगा। वो तो यहाँ अलग आएगा, यहाँ अलग आएगा, क्योंकि ये कर्व है। तो अभी अपन उस बारीकी में नहीं जा रहे, अपन तो केवल ये 1 लाख योजन का डिवाइडेशन देख रहे हैं। ठीक है। तो ये सब क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि ये जो हम पर्वत देख रहे हैं, इन पर्वतों पे जो सरोवर है, तो वो वहां अपने को जरूरत पड़ेगी थोड़ी चौड़ाई की, इसलिए। पड़ेगी तो। आगे फिर इसके बाद में क्या है? बोले आयुषी। महाहिमवन पर्वत। माँ हिमवन पर्वत का हो जाएगा भाभी 4210 और 10/19। 4210 10/19 4210 सही 10/19 योजन। ये इसके बाद में पर्वत आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्षेत्र। किसने निकाला है इसके आगे का? प्रीति किया है? नहीं, इसी में लिखा हुआ है, कोई बुक में लिखा हुआ है ना, निकाला नहीं।
आवाज आ रही है? आ रही है भाभी। हाँ, वो मेरा नेटवर्क चला गया था। ये आपको यहाँ दिया है, वही जो सूत्र कल अपन ने पढ़ा था ना, वहाँ वो सब दिया है, लेकिन मैंने बताया नहीं था। ये आप अपन निकालेंगे तो समझ में आएगा कि क्या किया क्या है। तो वहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 161 पे। तो ये जो पहला क्षेत्र था भरत क्षेत्र, उससे दुगना हिमवन पर्वत, फिर उससे दुगना आगे वाला क्षेत्र, फिर उससे दुगना पर्वत, फिर उससे दुगना क्षेत्र, फिर पर्वत, और फिर विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र तक ये सब दुगने दुगने होते हुए गए हैं। तो इस तरह से जो आगे ये अपन ने किया 4210 सही, 10/19 महाहिमवन। फिर हरि क्षेत्र है 8421 सही, 1/19। फिर उसके बाद में निषद पर्वत है 16,884 सही, 2/19। फिर नील पर्वत भी उतना ही, ऐसे आगे आगे के आधे आधे करते जाएंगे। विदेह क्षेत्र का आ जाएगा 33,684 सही, 4/19 योजन। ये पूरा इनका क्षेत्रों का विस्तार है। तो अब ये जो हिमवन पर्वत है, इस हिमवन पर्वत पर हिमवन पर्वत की चौड़ाई कितनी है, अभी अपने को वो देखना है। हिमवन पर्वत की चौड़ाई है 1052 सही, 12/19। तो 1052 समझ लीजिए चौड़ाई का मतलब। अब ये जो हिमवन पर्वत है, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? समझ लीजिए कि ये हिमवन पर्वत है ना, ये हिमवन पर्वत है। ये है कैसा? है तो एक्चुअल में इस तरह से यूं। और ये हिमवन पर्वत की जो ये ऐसे सरफेस है, ये नीचे पे समझ लीजिए इसकी दीवार है, और ये इसकी सरफेस है ऊपर टॉप। तो अपन उसको यहाँ दिखाने के लिए ऐसा बना रहे हैं। ये हिमवन पर्वत की सरफेस है, ये सतह है पूरी। तो ये है 1052 न्यूटन सही, वो 12/19। यहाँ पर क्या है कि बीच में है ये सरोवर, क्योंकि इस पे इतनी चौड़ाई है ना, इतनी चौड़ाई है। तो इतनी चौड़ाई चौड़ाई के पर्वत के ऊपर सरोवर है। ये जो आगे सूत्र दिए हैं, देखिए अब अपन सूत्र पढ़ते हैं, फिर आगे की रचना देखते हैं। सूत्र निकाल लीजिए, 14 से लेके आगे 19 तक के, 154 पेज है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरी पुंडरीका हृदास तेषाम उपरी। देखिए रेणु जी, आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप? देखिए हो रहा है क्या? नहीं, रेज हैंड करिए। बोलू? हाँ, पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेसा मुप्री। तेषाम उपरी, तेषाम यानी उनके, उनके ऊपर। किन के ऊपर? पीछे बात की थी हिमवन महाहिमवन आदि पर्वतों की। ये 3 सूत्रों में उस पर्वत की चर्चा थी। पहले सूत्र में नाम बताए थे 11 नंबर में, 12 नंबर में उनके कलर किसके बने हुए हैं वो बताया था, और 13 नंबर में फिर उनका विस्तार ऊपर से नीचे तक एक सा है ये बताया था। अब 14 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं कि उनके ऊपर, तेषाम उपरी, उनके ऊपर क्या है? हृदा। हृदा यानी सरोवर, हृदय यानी सरोवर। क्या है उन सरोवरों के नाम? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। तो हिमवन पर्वत है, उसके ऊपर पद्म। महाहिमवन है तो महापद्म। निषद पर्वत के ऊपर तिंगिच।
फिर नील पर्वत के ऊपर केसरी, रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंडरीक और शिखरी पर्वत के ऊपर पुंडरीक। इस तरह से ये 6 पर्वतों पर 6 सरोवर हैं। अब वो सरोवर कितने बड़े बड़े हैं, तो अगला सूत्र कह रहे हैं प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। बोलिए। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विस्कम्भो हृदः। जो पहला हृदय है, हृद है मतलब पहला जो सरोवर है, हृदय नहीं है, हृद हृद विसर्ग है, हृदः। हृदय हृदः। मतलब ये हार्ट वाला हृदय नहीं है, हृदय यानी सरोवर। तो जो पहला सरोवर है वो कैसा है, योजन सहस्र आयाम, यानी जो उसकी लंबाई है, आयाम यानी उसकी लंबाई, 1000 योजन, 1000 योजन की उसकी लंबाई है, और तद अर्ध विष्कम, उसका आधा, उसका विस्तार यानी चौड़ाई। तो 1000 योजन की लंबाई है और उसका आधा यानी 500 योजन की उसकी चौड़ाई है। जो पहला सरोवर है वो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा। कहाँ पर है सरोवर? पर्वत के ऊपर। और कितना है? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा। इतना लंबा चौड़ा सरोवर पर्वत के ऊपर है। और उसकी नींव कितनी है, गहराई? नींव मतलब सरोवर है तो डेप्थ होगी उसकी 10 योजनावगाह। 10 योजनावगाह। 10 योजनावगाह। 10 योजनावगाह। 10 योजन की उसकी अवगाह मतलब उसकी डेप्थ है, उसकी गहराई है। ठीक है, बोलिए आशा आंटी। आपने जैसे ये पर्वतों की ऊंचाई आ गई यहाँ पर, और ये इसकी ये वाली चीज भी आ गई, सरफेस 1052। ये तो सरफेस आ गया जिसपे वो तालाब बना हुआ है, और ऊंचाई 100 योजन आ गई। ऐसे वो लवण समुद्र के कोनों से लंबाई कितनी है? लवण समुद्र के इधर कोने से इधर कोने से, भाई नीचे इधर वाले बीच वाला पर्वत तो ज्यादा बड़ा होगा ना। वो भी दी गई है ना, मैंने कहा वो उसमें एक तरफ की ऊपर से ये जो चौड़ाई है ना, ये ऐसे चौड़ा है, इतना चौड़ा हिमवन पर्वत है। तो जो अ, भरत हेमवत क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र वाली चौड़ाई ज्यादा आएगी, और इधर भरत क्षेत्र पे की तरफ जो टच कर रही है वो चौड़ाई थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये ऐसा हाँ, गोलाकार में जा रहा है। हाँ, तो वो इसीलिए। अलग अलग भी है, मैं आपको बताऊंगी, देख के पढ़ के सुनाऊंगी। नहीं नहीं, याद मैंने नहीं। वैसे पूछा, पर याद नहीं रहने वाला, पर मुझे लगा कि हाँ। वो भी होगी ना। नहीं, वो सब दी है, सब दी है, शास्त्र में क्योंकि सब दी है। वो डिफरेंट है ना। हाँ, वो तो अलग है। भरत क्षेत्र की भी पूरा निकाला गया है ये, और उसके शब्द भी ऐसे ऐसे हैं कि अपने को धनुष की, बाण की, चाप, ऐसे मतलब पूरे पूरे शब्द ऐसे दिए हैं। क्योंकि जीवा मुझे तो इतनी। वैसे भी इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन मेरे को लगा कि ये भी तो फर्क होगा ना। हाँ, नहीं फर्क है। अपने को वो कई होंगे तो अर्थ ही समझ में नहीं आता, जीवा किसको कह रहे हैं, धनुष वो किसको मुझे नहीं कह रहे हैं, आएगा, बाण किसको कह रहे हैं। वो मुझे भी बहुत नहीं आएगा, वो नहीं है। मैंने समझ बस नहीं इतना सा सोचा कि ये चीज नहीं आई इसमें। हाँ, नहीं वो भी है, पर वो ज्यादा हाँ, डिटेल हो नहीं जाती है इसलिए। नहीं, वो मेरे को बस इतना सा पूछना ही था कि है ना वो। आप मैम लोग जो भरत करते भरत जाइए। क्षेत्र, मैम जो हाँ, हिमवन पर्वत है उस पे जो सरोवर है, तो वो जो सरोवर हिमवन पर्वत के मतलब थोड़ा सा ही, मतलब हिमवत पर्वत थोड़ा सा ही बड़ा है उससे, पूरे नहीं पर्वत पर सब सरोवर ही हो गया एरिया के हिसाब से। से हो गया, अभी अभी देखते हैं, नहीं है पूरे पर्वत पर। 1052 बोलिए। है, और वो ये एक मेरे हजार को बावन लंबाई है, 500 योजन की चौड़ाई है। चौड़ाई चौड़ाई इधर। बोलिए रश्मि। एक एक बार इसके वापस समझाइए, ये प्रथम योजन सहस्राया मस्त तदर्थ हाँ विष्कम्भो, हाँ इसकी एक बार समझ। हाँ। प्रथमो यानी पहला, पहला मतलब जो हाँ, सरोवर की बात चल रही है वो पहला सरोवर। योजन सहस्र आयाम, हाँ, हजार एक योजन यानी, एक योजन सहस्र यानी 1000, 1000 योजन का उसका आयाम, आयाम यानी लंबाई है। आयामः, ये आधा से है ना, मस्त नहीं है शब्द। आयाम, आयामस, आया आयामः मस्त। है। और तद अर्ध विष्कम्भो, जो आधा से है उसका तो बनेगा विसर्ग। आयामः
तत् अर्ध विष्कंभो हृदय, उसका आधा, तो जितना आयाम है, जितनी लंबाई है, उसका आधा, वो हो ठीक, गया अब समझ 500 योजन। वो है उसका विष्कंभ, विष्कंभ यानी चौड़ाई, चौड़ाई। आयाम यानी लंबाई, विष्कंभ यानी चौड़ाई। ठीक। तो जो 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत पर 6 सरोवर हैं, और वो सरोवर कैसे हैं कि उसमें से पहला सरोवर है वो 1000 योजन लंबा और 500 योजन की चौड़ाई वाला है। तो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा कैसे होगा, इसी में देखते हैं। ये लंबाई कहते हैं इसको, चौड़ाई कहते हैं इसको, रेणु जी दिखाई दे रहा बोर्ड। तो ये है 1000 योजन लंबा, और यहाँ की कितनी है वो अपन देखेंगे, पर 1000 से बहुत ज्यादा है। इसके बाद में यहाँ कितनी कूटे हैं हिमवन पर्वत पर, 11 है ना, तो एक साइड में 6 है, एक साइड में 5 है, तभी 11 होंगी, बराबर तो जाएंगी नहीं। तो वो कूटे हैं उनके बाद में यहाँ पर, वो इस तरह से। अभी मैं आपको, अभी कंप्यूटर तो बंद हो गया, और नक्शा निकाल के भी रखा था, दिखाऊंगी, कल दिखा दूंगी। तो ये 1000 योजन लंबा है, और ये है 500 योजन की चौड़ाई, ये इधर से है 500 योजन ये, और ये 1000 योजन। तो यहाँ था 1052, ठीक है। अब 1052, अभी 12/19 को छोड़ रहे हैं, उसमें से बीच का 500 योजन में सरोवर है, तो कितना बच गया, 552 योजन और बच गया है अभी। तो 552 योजन, ये सरोवर है सेंटर में, तो उधर कितना होगा और इधर कितना होगा, उत्तर में कितना होगा और दक्षिण में कितना होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, है ना। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 276। कठिन नहीं है कुछ भी बात। ये 276 योजन इधर है, 276 योजन इधर है, 500 योजन यहाँ है, तो पूरा 1052 हो गया। वो 12/19 और उसमें कर लेना कहाँ कहाँ, ये भी अपने काम आएगा। अभी ये 276 योजन है ना, तो अभी गंगा नदी जब निकलेगी तो वो भी काम आएगा, इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो मैं ज्यादा गणित में नहीं रहती हूँ इंटरेस्टेड, फिर लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन ये हिसाब किताब है ना, अभी थोड़ा अपन गंगा नदी देखेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। तो ये हिमवन पर्वत है। आ, इसकी अभी मैं आपको देख के बताती हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है। और इस हिमवन पर्वत की जो ये पूरी चौड़ाई है, वो पूरी चौड़ाई है 1052 योजन। उसमें से बीच के 500 योजन की चौड़ाई में ये सरोवर है, 500 योजन की उसकी चौड़ाई है, 1000 योजन की उसकी लंबाई है। और सरोवर की गहराई कितनी है, अवगाह का मतलब है उसकी गहराई, वो 10 योजन की गहराई है। ये पद्म सरोवर का वर्णन दिया है। आगे आगे क्या करना है, कितना आसान है। अब ये समझ लो किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, लेकिन फिर भी इतना आसान है कि अब आगे आगे वाले दुगने हैं। महापद्म सरोवर की बतानी है। महापद्म सरोवर की लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी होगी, महापद्म सरोवर की। अभी मेरे को आप लोगों को अनम्यूट करना बड़ा कठिन काम है इसमें से। अब जिसका नाम पहले आ जाएगा उसका ही मैं अनम्यूट कर देती हूँ। बोलिए अलका जी। फिर उसकी 2000 योजन लंबाई हो जाएगी, 1000 योजन चौड़ाई हो जाएगी, और 20 योजन गहरा हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आगे अगले वाले की सुमन जी बता रहे हैं, बोलिए सुमन जी। हो ही नहीं रहा है, हो रहा है, हाँ हो सुनाई गया। दे। हाँ, उसके अगले की नाम 3000 क्या है, नाम क्या है अगला सरोवर का। हिमवन, महाहिमवन, निषद। हम्म। उसकी है 1000, निषद, 2000। निषद हाँ, तो पर्वत है, सरोवर का नाम पूछ रही हूँ। पद्म, महापद्म, पिंगिच। हम्म। उसकी है दो 2000। 1000 होगा 3000। 2000 का दुगना 3000। नहीं, 3000 लंबाई हो गई, डबल तीन डबल है ना, तो डबल किसका डबल कर रहे हैं। 4000 हो गई। हम्म। 4000 योजन लंबाई, 4000 योजन लंबाई और 2000 योजन चौड़ा। हम्म।
और डेप्थ नीव वो गहराई 40 मीटर। गहराई होगी 40 योजन। 40 योजन की उसकी गहराई। ठीक है। अब पर्वतों का मैं इसीलिए निकलवा रही थी पूरा आपसे तेरा कि अपने को लग रहा है 4000 योजन तो इसकी लंबाई और 2000 योजन की इसकी चौड़ाई। अगर ये 2000 योजन की चौड़ाई वाला हिमवन पर्वत पे तो हो ही नहीं सकता, हिमवन पर्वत ही नहीं 2000 योजन चौड़ा। लेकिन आगे आगे के पर्वत वो और ज्यादा चौड़े हैं, तो इतना चौड़ा उनपे सरोवर हो सकता है। ठीक है। देखिए आगे सूत्र भी मैं ही बोल लेती हूँ, फिर कल बुलवा लूंगी बाद में। आगे का सूत्र देखिए। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। तन्मध्ये यानी तत्मध्ये, वो जो तत् यानी किसकी बात चल रही है अब? पर्वत की बात चल रही है कि सरोवर की बात चल रही है? अब किसकी बात चल रही है? पर्वत की बात चल रही है कि सरोवर की बात चल रही है? सरोवर की बात चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि पर्वत की बात तो छोड़ा है, अब हम सरोवरों पे आ गए हैं, पद्मा पद्मादि। तो तत् मध्य, उसको संधि करके तन मध्य किया है, यानी उनके मध्य में। किनके मध्य में? ये वो सरोवर के मध्य में। अब तत् है, तन नहीं है। तत् यानी उसके, एक पहले सरोवर की बात कर रहे हैं, प्रथमो पहले सरोवर की बात कर रहे हैं। पहला सरोवर है पद्म। वो पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन की गहराई वाला है। उसी पहले सरोवर के मध्य में योजनम पुष्करम, 1 योजन का पुष्कर यानी कमल फूल, कमल का फूल है। 1000 योजन की लंबाई, 500 योजन की चौड़ाई उस सरोवर की है। 1000 योजन का उसमें फूल है। अब वो फूल भी आगे आगे के सरोवरों में भी फूल होंगे, तो वो भी दुगने दुगने हो जाएंगे, 2 योजन 4 योजन ऐसे। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीच में 1 योजन का कमल बना हुआ है। ये उस एक सरोवर की पूरी बात हो गई। पद्म सरोवर की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उसका फूल, ये बता दिया। आगे कह रहे हैं तद द्विगुण द्विगुणा रिधा पुष्कराणी च। तत् यानी उससे, द्विगुण द्विगुणा दुगने दुगने, रिदा यानी ये जो हमने पहले रिद की आपको बताई, पहले सरोवर की लंबाई चौड़ाई, उससे दुगने दुगने रिदा यानी उससे दुगने दुगने सरोवर, और पुष्कराणी और जो कमल हैं, जो पुष्प हैं, वो भी उससे दुगने दुगने विस्तार वाले समझ लेने चाहिए। तन निवासिन्यो देव्यः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्षम्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक पारिषदकाः। अब ये जो सरोवर है और जो कमल है, उनमें तन तत् यानी उसमें निवासिन्यो रहने वाली देव्य यानी देवियां कौन सी हैं? देवियों के नाम हैं श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। ये 6 देवियों के नाम हैं। सबके नाम के आगे देवी लगाना है। श्री देवी, री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। तो एक तो ये श्रीदेवी, ये वाली श्रीदेवी नहीं है जो मर गई, ये देवी है जो कह दिया है कि वो सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ में रहती है। पल्योपम की उसकी स्थिति है, एक पल्योपम आयु वाली, और अपने सामान्य और पारिषद जाति के देवों के साथ में वहां पर वो रहती है। सामान्य और पारिषद क्या होते हैं वो आगे चौथे अध्याय में आएगा थोड़ा डिटेल में। देवों के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब उनकी पोस्ट होती हैं एक तरह से। तो उनमें एक सामानिक नाम की पोस्ट है और एक पारिषद नाम की। जैसे अपने यहाँ पार्षद वगैरह होते हैं मंत्रिमंडल में, विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं, ऐसे ही वहां इंद्रों के पारिषद वगैरह होते हैं। तो वो अपने सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ में वहां पर रहती हैं, और ये देवियों की स्थिति यानी आयु एक पल्योपम की होती है। दीदी ये जो कमल होते हैं ये पृथ्वी का एक होते हैं ना? हाँ, कमल पृथ्वी का एक होते हैं, अभी इसमें चर्चा दी है आगे। ये जो कमल है, ये कमल यानी वनस्पति का एक नहीं है, नहीं होते। ये पृथ्वी ही,
कमल के आकार की पृथ्वी है। पृथ्वी कायिक है मतलब वनस्पति कायिक, यानी उनमें कोई इस तरह से जीव नहीं होते, पृथ्वी कायिक ही है। पृथ्वी कायिक ही। जो भी अकृत्रिम रचनाओं में जहां भी कमल आदि या इस तरह की जो भी अभी वृक्षों की बात आएगी, जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, तो वो सब पृथ्वी कायिक ही हैं। पृथ्वी कायिक ही। हाँ, शकुंतला जी आप रेज हैंड कर पाएंगे? ले मैं देखती हूँ। हाँ बोलिए रेणु जी। मैंने एक पर्वतों की फिर लंबाई क्या है? हिमवन पर्वत की लंबाई चौड़ाई तो बता दी, लंबाई? बता रही क्या? हाँ ना, मैंने देख के बताऊंगी। ओ सॉरी सॉरी। बोलिए शकुंतला जी। ये सारी रचनाएं तस नाली के भीतर ही है क्या? हाँ, त्रस नाली के अंदर। सारा मध्य मध्य लोक तो है ही, एक राजू भाई एक राजीव का जो त्रस नाली है, उतने त्रस नाली के अंदर। ये पृथ्वी कायिक है तो भी एक इंद्रिय जीव तो हुआ ही ना। हाँ, एक इंद्रिय पृथ्वी कायिक है, लेकिन वो जो वनस्पति कायिक होता है उसमें समझ लो निगोद आदि का आश्रय, मतलब वहाँ वो भी एक इंद्रिय होता है। हाँ वो भी एक इंद्रिय है, लेकिन पृथ्वी कायिक में कंपैरेटिवली वो हिंसा कम कही जाती है, क्योंकि वहाँ निगोद जीवों का संभावना नहीं है। और ये जो वनस्पति कायिक हैं उनमें निगोदियों की संभावना रहती है, इसलिए वहाँ उसको उस हिसाब से वो कहा जाता है। बोलिए आशा। कमल, ये कमल फ्लोटिंग है या इनकी नींव है पानी में? नहीं, कमल का भी वर्णन आएगा, उसकी नाल कितनी है, और वो फ्लोटिंग नहीं, मतलब उसकी जो नाल होती है वो बराबर उसकी नाल है। वो सारे कमल का भी पूरा डिटेल में वर्णन है। वर्णन तो बहुत सब डिटेल में है एक एक चीज का। आप देखेंगे जो दरवाजे वगैरह है ना, जैसे गोपुर द्वार थे, तो 2 पार्ट हैं, तो एक पार्ट कितना लंबा चौड़ा है, उसकी मोटाई, मतलब वो भी पूरी डिटेल है। लेकिन फिर वो ज्यादा डिटेल हो जाती है, ज्यादा मैं संख्याएं हो जैसे जाती है। वो उस पे भवन बने हुए हैं देवियों के, तो वो फिक्स ही होगा ना, फ्लोटिंग कैसे होगा? हाँ, वो फ्लोटिंग नहीं है, तो वैसे। चलिए थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं अपन, तो कुछ तो समाधान अपने इसमें हो ही जाएंगे। और आज अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी डायग्राम। आप लोग म्यूट कर लीजिए, जिनके भी अनम्यूट है ना, म्यूट कर लीजिए। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। हिमवन आदि पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के सरोवर हैं। पहला पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा और लंबाई से आधा अर्थात 500 योजन चौड़ा है। पहला सरोवर 10 योजन अवगाह वाला है, यानी गहराई वाला है। इसके बीच में 1 योजन का कमल है। आगे के सरोवर और कमल दूने दूने विस्तार वाले हैं। इन कमलों में क्रमशः श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ये 6 देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ निवास करती हैं तथा इनकी आयु 1 पल्योपम है। ये अर्थ दिया है सूत्रों का। इन हिमवन महाहिमवन आदि पर्वतों पर क्रमशः पद्म, महापद्म आदि सरोवर हैं। पद्म नामक सरोवर यानी तालाब पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा। समझ में आ रहा है लंबाई किसे है? लंबाई इधर पूर्व से पश्चिम, वो लंबाई दिखाई जो अपन ने इधर देखी थी बोर्ड पे भी। और उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन चौड़ा है। एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्व पश्चिम किधर होता है? ये है पूर्व पश्चिम, तो ये 1000 योजन लंबा है। और ये है उत्तर से दक्षिण, ये 500 योजन चौड़ा है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। इसका तल भाग वज्र से बना हुआ है और उसके किनारे अनेक प्रकार की मणियों और सोने से चित्र विचित्र हैं, विभिन्न रंगों वाले हैं। जो इसका तल है ना, सरोवर का तल, वो वज्र का बना हुआ है। ऐसा नहीं कहीं नीचे पानी, इतने अनादिकाल से पानी उसमें भरा हुआ है तो नीचे सीम आ जाएगी कहीं, ऐसा नहीं है। वज्र का वो उसका तल बना हुआ है, नीचे पानी यानी लीक होने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और उसके किनारे अनेक प्रकार की मणियों और सोने से चित्र विचित्र, मतलब उसमें वो जड़े हुए हैं अनेक रंगों वाले। आकृत्रिम रचनाओं में कहीं भी चूने मिट्टी पत्थर का काम नहीं है, सब हीरा माणिक मोती सोना चांदी उन्हीं से बनी हुई है। इस पद्म सरोवर की गहराई 10 योजन है और इसमें 1 योजन का कमल बना हुआ है।
यह कमल वनस्पति काय का नहीं है, किंतु यह कमल के आकार की पृथ्वी ही है, यानी पृथ्वी कायिक है। ठीक है, ये जो कमल है ये पृथ्वी कायिक है, कमल के आकार की पृथ्वी ही है। इसके आगे तिंगिच सरोवर तक के सरोवर और कमल लंबाई चौड़ाई आदि की अपेक्षा दूने दूने विस्तार वाले हैं। केसरी नामक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई तिगिंच सरोवर के समान ही है। महापुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई केसरी से आधी है और पुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई महापुंडरीक से आधी है। इस प्रकार ये तो समझ में आ गई ना आप लोगों को बात, कि शुरू के 3 वो डबल डबल होते जा रहे हैं और फिर 4th उसके बराबर और फिर आगे वापस से आधा आधा, इसी तरह से। इस प्रकार पहला पद्म सरोवर पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा, उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन चौड़ा है एवं उसकी गहराई 10 योजन है। उसमें 1 योजन लंबा चौड़ा कमल है। उसी बात को फिर से ये मतलब और क्लियर करके बता रहे हैं। दूसरा महापद्म सरोवर 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा है। अब आप 6 कॉलम सरोवर के बना सकते हैं, जैसे 6 पर्वत के बनाए, उसकी बातें लिख ली सारी। फिर 6 सरोवर में उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई कमल देवी, ये कॉलम उसमें बन सकते हैं। ठीक है ना, ये उसकी लंबाई 2000 योजन लंबा, 1000 योजन चौड़ा और उसकी गहराई 20 योजन है, उसमें 2 योजन लंबा चौड़ा कमल है। ठीक है ना, ये वो सब बातें हुई, पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसमें यहाँ सब लिखा हुआ है मतलब। इस प्रकार सुमेरु पर्वत से उत्तर भाग की संपूर्ण रचना, पीछे आ जाइए 156 पेज पे, शुरू के 3 पैराग्राफ छोड़ दिए मैंने, 156 पेज पे आगे मतलब इसके। इस प्रकार सुमेरु पर्वत से उत्तर भाग की संपूर्ण रचना दक्षिण भाग के समान ही लंबी चौड़ी है, क्योंकि बीच में है सुमेरु पर्वत। ये जम्बूद्वीप है और ये बीच में है सुमेरु पर्वत। तो ये सुमेरु पर्वत तक जो रचना है ये हो रही है दुगनी दुगनी, और इसके आगे जो रचना हो रही है वो सब आधी आधी। तो चाहे पर्वत हो चाहे सरोवर हो, क्या ठीक है ना, तो ये चाहे ये पर्वत हैं तो भी दुगने दुगने हो रहे हैं, चाहे ये सरोवर हैं तो ये भी दुगने दुगने। क्या गड़बड़ है कुछ, चलो जो भी है, भी कुछ गड़बड़ बना है, समझ लेना आप लोग। तो ये सब इधर दुगने हो रहे हैं, इधर आधे हो रहे हैं, इधर दुगने होते जा रहे हैं, ये बात बात यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार सुमेरु पर्वत से उत्तर भाग की संपूर्ण रचना दक्षिण भाग के समान ही लंबी चौड़ी है। उक्त पद्म महापद्म तिगिंच आदि सरोवरों में के कमलों में एक पल्ले की स्थिति वाली श्री धृति आदि देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती है। इस प्रकार पद्म सरोवर में श्री नामक देवी, महापद्म में रीम री, तिगिंच में धृति, केसरी सरोवर में कृति कीर्ति, महापुंडरीक में बुद्धि और पुंडरीक सरोवर में लक्ष्मी नाम की देवी रहती हैं। सामानिक और पारिषद देवों की विशेष चर्चा 4थे अध्याय में कल्पोपन्न देवों के संदर्भ में होगी। इनमें श्री रिधिति ये देवियां सौधर्म इंद्र की सेवा में रहती हैं और कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी ये देवियां ईशान इंद्र की सेवा में रहती हैं। यानी ये जो देवियां हैं ये हैं तो व्यंतर जाति की देवियां, श्री रिधिति आदि हैं तो व्यंतर जाति की देवियां, लेकिन इन पर आज्ञा चलती है 3 पर सौधर्म इंद्र की और 3 पर ईशान इंद्र की, उनकी सेवा में रहती है, उनके आज्ञा से उनके आदेश से रहती हैं। वो वहां की समझ लो हेड हैं और उनके साथ देव रहते हैं, उनके सामानिक और पारिषद जाति के वो देव रहते हैं, लेकिन हेड वहां पर वो ये देवियां हेड के जैसे अपॉइंट कर देते हैं अपना, सौधर्म इंद्र ने उसको अपॉइंट कर रखा है, इस तरह से ये रहती हैं। अभी इनके संबंध में जो कमल है और उसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपना समय भी हो गया है, तो थोड़ी कमल की चर्चा और ये जो देवियों के भवन वगैरह बने हैं उनकी चर्चा, और वो जो चौड़ाई आप पूछ रहे हैं वो चौड़ाई भी कल आपको लिखवा दूंगी। बोलिए समझिए।
हाँ हो गया, बोलिए। बंद हो गया इससे। हम्म। ये सरोवरों में एक एक ही कमल और एक एक ही देवी रहती है उसमें, नहीं या नहीं, बहुत सारे कमल हैं एक एक सरोवर में? देवी, मेन देवी एक है, फिर लिखा ना ससामान्यिक पारिषद का, वो पारिषद और सामान्य जाति के देवों, उसके सहायक बहुत सारे देव देवियां और भी वहां रहते हैं। वो चर्चा कमल भी एक ही कमल नहीं है, कमल कमल की भी भी है और देवी भी एक ही है एक सरोवर में? नहीं नहीं, एक सरोवर में एक ही देवी और एक ही कमल नहीं है, वही तो कहा कि ये तो सूत्र में ही दिया है ससामान्यिक पारिषद का, कि वो अपने पारिषद और सामान्य जाति के देवों के साथ में रहती है। ये तो कह ही दिया कि वो साथ में रहती है, तो अकेली नहीं रहती है पहली बात, पर वो हेड है वहां की। जो हेड होता है उसी के नाम से कहते हैं ये उनका घर है, तो वो अकेले थोड़ी ना रहते हैं, और भी लोग नहीं साथ में रहते हैं। हाँ, नहीं वो बात तो समझ में आ गई है। पूरे सरोवर में एक ही कमल हुआ या बहुत सारे कमल है और सब में बहुत एक सारे एक कमल देवी है, है? लेकिन एक कमल भी हेड है। ये जो हाँ एक योजना समझ वाला कमल कहा है गए। ना, वो कमल प्रमुख है। उसके अलावा हम्म, छोटे कमल और हैं, वो कल बताने वाली हूँ मैं। वो कितने अच्छा कमल हैं, उन कमलों की संख्या, टोटल कितने कमल हो जाते हैं। वो अच्छा पूरा अच्छा। कमलों का भी एक परिवार है, जो इतना बड़ा मुख्य सरोवर पर्वत है। है ये उसकी चर्चा है, जो मेन हाँ, एक है। मुख्य मुख्य जो हम्म, सबसे बड़ा है उसकी चर्चा है। इसके अलावा छोटे कमल और भी है, वो अपन कल करेंगे। ठीक है, चलिए। अभी और किसी को प्रश्न, कुछ शंका? चलिए, जिनवाणी स्तुति। प्रीति, तुम्हें याद है? बोल लोगी? शेयर नहीं कर पाऊंगी मैं। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय हो तो आश्रम में जिनवाणी माता की जय। बोली लेना। मैम जो ये 86 नंबर का श्लोक का उच्चारण बता सकोगे क्या, अभी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का? 86। थोड़ा सा हार्ड है सब। एक